अस्सलाम वालेकुम। खबर के साथ मैं हूं वकारुल हसन। जैसा कि ये प्रोग्राम जो है खबर की खबर डॉक्टर साहब करते हैं, डॉक्टर बुलंद इकबाल, जो कि अपनी मसरूफियात की वजह से आज प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी मुझे उन्होंने सौंपी है। तो आज उनकी कमी पूरी करने की कोशिश तो करेंगे और आपको बताएंगे आज जो हमारे अहम अहम वो मौज़ूआत जिसके ऊपर हम बात करेंगे, जो लोगों के इंतहाई काम आएगा। ख़ास तौर पर डेंगू वायरस की अगर हम बात करें, जिसकी इस वक्त शरह बढ़ती जा रही है और इस बढ़ती शरह की वजह से लोग इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं। उसकी एक वजह यह है कि जो मानसून की होने वाली बारिशें थीं और उसका पानी इस वक्त न सिर्फ सिंध में बल्कि शहर कराची में जितनी मकदार में मौजूद है, और डेंगू का मच्छर जिसका लार्वा साफ पानी में पैदा होता है, इस वजह से डेंगू के मच्छरों में इजाफा देखा गया। और साथ ही साथ जब वो पानी जो है वो गंदा होना शुरू हुआ है, तो उसके बाद मलेरिया का मच्छर भी पैदा होना शुरू हुआ है। तो इस वक्त जो मच्छरों की बहुतात है वो बहुत ज़्यादा है। ऐसे में सिंध हुकूमत का अगर जिक्र करें कि वो कहाँ पर है, तो उनका कहना है कि वो सैलाब मुतासरीन की वजह से इस वक्त अंदरून सिंध में मौजूद हैं और दीगर मामलात को वो निभा रहे हैं। और मुतासरीन सैलाब जो हैं उनके हवाले से वो कामों में और मसरूफ़ हैं और इक़दामात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से शहर कराची जो है वहाँ पे स्प्रे मुहिम जो है वो हमें नज़र नहीं आ रही है। शहर कराची बहुत बड़ा शहर है और इसमें बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। अगर डेंगू के केसेस में इसी तरह इजाफा होता रहा जो कि इस वक्त नज़र आ रहा है, तो सूरत हाल इंतहाई गंभीर हो सकती है। इस वक्त कहा यह जा रहा है कि शहर कराची में मौजूद अस्पतालों के अंदर तकरीबन बेड्स खत्म होना शुरू हो चुके हैं और इतनी बड़ी तादाद में लोग डेंगू से मुतासर होकर इस वक्त अस्पताल पहुंच रहे हैं। और एक सर्वे के हवाले से अगर बताएं कि दुनिया भर में जो खतरनाक तरीन जानवर होते हैं उनसे इतनी अमवात किसी भी इंसान की रिपोर्ट नहीं की गई है। चाहे सबसे ज्यादा दरिंदा जो शेर कहलाता है या चीता कहलाता है, उससे भी कभी इतने इंसानों को नहीं मारा होगा। दुनिया का सबसे बड़ा जानदार जो है वो हाथी है, लेकिन उससे भी इतने बड़े ज्यादा लोगों को नहीं मारा होगा। सबसे जहरीला जानदार जो है वो सांप कहलाता है, लेकिन सांप या बिच्छू ने भी इतनी बड़ी तादाद में लोगों को नहीं मारा होगा जितनी बड़ी तादाद में मच्छरों ने इंसान को नुकसान पहुंचाया। इस पर हम बात करेंगे और तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक के वापस आते हैं। शहर कराची में डेंगू के बढ़ते हुए केसेस और इन केसेस के हवाले से हम बात कर रहे थे प्रोग्राम खबर की खबर में, और हम यहाँ पे ये बात भी कर रहे थे कि इस वक्त बढ़ते हुए केसेस की वजह से अस्पतालों में बिस्तर इस वक्त भर चुके हैं और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और आवाम की जानिब से भी हुकूमत से कहा जा रहा है कि अपील की जा रही है कि आप स्प्रे करें ताकि इन मच्छरों से निजात हासिल की जा सके। लेकिन घर के अंदर भी लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। मच्छरदानी लगाएं, साफ पानी खड़ा ना होने दें और साथ ही साथ स्प्रे भी घर में करते रहें ताकि इन मच्छरों से आप महफूज रह सकें। हम माहिर सेहत की जानिब जाएंगे और उनसे हम जानेंगे कि जो डेंगू वायरस है वो एक तो शहर कराची में फैलता जा रहा है और इसकी जो अलामात हैं वो क्या होती हैं, ताकि एक आम आदमी पहचान सके कि ये डेंगू है या कोई और बीमारी या बुखार है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर खैरुन्निसा मौजूद हैं, माहिर सेहत हैं। इनको खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। आपको यहाँ पर बताएं कि इस वक्त जो 24 घंटे हैं उसमें 84 केसेस डेंगू के सामने आए हैं और इन 24 घंटों में 84 केसेस के सामने आने का मतलब यह है कि ये वो केसेस हैं जो इस वक्त रिपोर्ट हुए हैं। बहुत से ऐसे केसेस भी हैं जो लोग बीमार तो हुए हैं लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं हो रहा कि उन्हें डेंगू हुआ है या कौन सा मर्ज लाहक हुआ है। डेंगू मर्ज के हवाले से आपको एक बात यह भी बताते चलें कि तेज बुखार होने के साथ साथ दम घुटने की अलामत भी इसमें शामिल हैं। अगर किसी शख्स को भी ऐसा शक हो कि उसको डेंगू या वो उससे मुतासिर हो रहा है तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करना जरूरी है, क्योंकि अगर ये बुखार जो है वो बढ़ता जाता है और प्लेटलेट्स कम होते जाते हैं तो ऐसे में खुदा न खास्ता मौत भी वाक़ हो सकती है। और इस वक्त हमने एक जो पाकिस्तान की एक समाजी शख्सियत हैं और एक तालीमी शख्सियत थे, जनाब सियासी समाजी शख्सियत माहिर तालीम हुनैद लाखानी साहब, 49 साल की उम्र में जो है वो इस दार फानी से कूच कर गए हैं और उसकी वजह भी डेंगू बताया जा रहा है। और डेंगू की वजह से हुनैद लाखानी साहब का इंतकाल हो गया है आज। और ये मारूफ जो समाजी शख्सियत हैं और ये भी बताया चलें कि इस वक्त ये नुकसान जो है वो तो हमें पता चल गया है, लेकिन बहुत से ऐसे केसेस हैं जो हमारे सामने नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में लोगों को अपने घरों पर एहतियात लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि डेंगू का मच्छर जो है वो जिस अंदाज से परवरिश पा रहा है और जहां पर
इस वक्त शहर कराची में मौजूद है। इस वजह से न सिर्फ लोगों की जानों को खतरा है, बल्कि साथ ही साथ इस वक्त जो बड़े तादाद में जो लोग हैं वो इससे मुतासिर हो रहे हैं और अस्पतालों में जा रहे हैं। लेकिन वो लोग जिन्हें इस बात का पता नहीं चल पा रहा, उनके लिए ज़्यादा मुश्किलात का सबब बन सकता है। इस वक्त जो शहर कराची के अजला हैं उनमें सबसे ज़्यादा अगर कोई मुतासिर हुआ है तो ज़िला शर्की है, जहाँ पर डेंगू के सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और आपको ये भी बता चलें कि ज़िला शर्की जिसमें गुलशन इकबाल और उसके अतराफ के इलाके शामिल हैं, PIB भी है और दीगर इलाके शामिल हैं, यहाँ पर जो है वो डेंगू मच्छर ज़्यादा है। और डेंगू मच्छर के बारे में कहा जाता है कि ये साफ पानी में पैदा होता है। मानसून की होने वाली बारिश है जिसकी वजह से बहुत से मकामात पर पानी मौजूद था और इस पानी की वजह से जो मच्छरों का लार्वा पैदा हुआ था और डेंगू मच्छर की पैदाइश और अफजाइश में इजाफा देखा गया था। साथ ही साथ जो डेंगू के साथ साथ मलेरिया है उसमें भी इजाफा देखा जा रहा है। गो कि इनमें फर्क है, लेकिन डेंगू जिसमें प्लेटलेट्स कम होते चले जाते हैं और आखिरकार इंसान के जिस्म से, आंखों से, कान से, नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। और ऐसे में डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर जिस्म के किसी हिस्से में पिन चुभ जाए तो उससे भी खून रसना शुरू हो सकता है और इससे मौत भी वाक़ई हो सकती है। डॉक्टर खैरुन्निसा हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर सेहत हैं, उनसे हम इस तमाम सूरत हाल पे बात करेंगे। डॉक्टर साहब खुशामदीद कहेंगे आपको। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं MPH क्वालिफाइड नर्स हूँ और डेफिनेटली क्योंकि पब्लिक हेल्थ में हम काम करते हैं और इसकी प्रिकॉशन वगैरह पे हम बात करते हैं। जिस तरह अभी फ्लड आया है और इसकी वजह से आपको पता है कि गंदगी हो रही है, मीठा पानी हर जगह जमा है, खड़ा है और डेंगू बहुत ज्यादा फैल चुका है इस टाइम। मलेरिया, डेंगू, डायरिया, डिफरेंट बीमारियां जो हैं वो फैली हुई हैं। इसमें इसके साइन सिम्टम इसी तरह है कि तेज बुखार होता है, जोड़ों में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है, मसूड़ों और नाक से खून आना शुरू हो जाता है। और इसमें आप देखें कि प्रिकॉशन हम क्या कर सकते हैं कि स्प्रे करवा सकते हैं। पानी को जो जितनी जल्दी हम क्लीनिंग करें, सफाई करें वो अच्छा है। हमारी विंडोज जो है उस पर नेट लगा हुआ हो। जिस तरह अभी आपको पता है कि इस फ्लड की सूरत हाल में जो इमरजेंसीज लगी हुई हैं, लोग कैंप्स में हैं, उनके पास घर नहीं है और वहाँ पर नेट प्रोवाइड की जा रही है, गवर्नमेंट भी देख रही है। हमारी जितनी भी NGOs हैं, वेलफेयर्स हैं, वो भी इस पे काम कर रही हैं। मेडिकेशन का भी इसमें अरेंज हो रहा है, मेडिकल कैंप्स लगा दिए गए हैं और हमारे पास बहुत ज्यादा केसेस आप ये देखें कि जिना अस्पताल, सिविल हॉस्पिटल, जितना कराची के हॉस्पिटल्स हैं सारे भरे हुए हैं इस टाइम, क्योंकि लोग मूव कर रहे हैं, वहाँ पर जगह नहीं है रहने की। तो हमें इस टाइम बहुत एहतियात की जरूरत है, कम्युनिकेबल डिजीज से बचने की जरूरत है। हम स्प्रे करवाएं और बच्चों को बोलें कि ये जो हाफ स्लीव्स के कपड़े हैं वो ना पहने, शॉर्ट स्लीव्स ना पहने। ये मच्छर बहुत ऊंचा नहीं उड़ सकता, लेकिन नीचे जिस तरह शॉर्ट्स है, शॉर्ट से परहेज करें, फुल पैंट्स वगैरह पहने, ट्राउजर फुल पहने। तो हम ये बच्चों को भी एहतियात करें, बड़ों के लिए भी, कि हम जितना इससे बच सकते हैं वो बचें। बाकी ये कि जूसेस वगैरह हम ज्यादा लें इसके अंदर। और ये ट्रांसमिट होता है, एक मच्छर अगर किसी डेंगू के पेशेंट को काटता है और फिर उसके बाद दूसरे को जाता है तो वो वहां से पर्सन टू पर्सन भी ट्रांसमिट करता है। तो नॉर्मल मच्छर जो है वो भी इसका बाइस बनता है, लेकिन इसका डेंगू स्पेशल मॉस्किटो है ये। और इसकी अलामत यही है कि बुखार बहुत ज्यादा होगा, हड्डियों में दर्द होगा। तो हम प्रिकॉशन जितना कर सकते हैं। अच्छा आपने अभी फरमाया कि एक इंसान से दूसरे इंसान में भी ये मुंतकिल कर सकता है, वो किस तरह से कर सकता है? देखिए, अगर एक शख्स है उसको डेंगू है, अब अगर मच्छर उसको बाइट करेगा और उसके बाद दूसरे पर्सन को जो नॉर्मल है उसको करेगा तो वो उसमें ब्लड लेके वहां से वहां ट्रांसमिट कर देगा। यानी काम मच्छर भी जो है वो डेंगू मच्छर जैसा हो जाएगा उस वक्त। बिल्कुल, वो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट कर देगा फिर वो एक से दूसरे को। तो इसलिए स्प्रे करें हम। इससे बेहतर तरीका यही है कि नेट लगाएं, स्प्रे करें, शाम को बच्चे बाहर ना जाएं, सफाई का खास ख्याल रखें। इस टाइम में तो आप देखें कि हमारी गवर्नमेंट भी अपने लेवल पे काम कर रही है, लेकिन पब्लिक को भी अपने लेवल पे काम करना चाहिए, क्योंकि हम सब मिलके करेंगे, सफाई रखेंगे, देन ही हम अपने आप को बचा सकते हैं। और जिस तरह के ये रेन इमरजेंसी लगी हुई, अभी फ्लड है, तो अब इसमें हम सबको मिलकर काम करना है और अपने गली मोहल्ले कहीं पानी खड़ा ना होने दें, स्प्रे करवाएं पाबंदी से। तो ये प्रिकॉशन जो है वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये भी फरमाएगा कि क्या इसका भी कोई सीजन होता है या हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये डेंगू का जो मर्ज है फला फला वक्त तक हो सकता है, उसके बाद जो है ये कम हो जाएगा या कम खत्म हो जाएगा? ये जो आफ्टर रेनी सीजन होता है ना, ये उसी टाइम में ज्यादा होता है। जैसे अगस्त, सितंबर
इस दफा तो जुलाई से बारिशें शुरू हो गई, तो ये बारिशों के बाद के महीने जो है ना, इसमें ये प्रियोरिटी पे होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा पिक पे होता है ये डेंगू का। तो ये जो 3-4 महीने हैं ये हमारे बहुत ज्यादा होंगे। जैसे पानी खुश्क हो जाता है, धूप निकलती है, तो उस टाइम में इनके सिम्टम्स कम हो जाते हैं फिर। अच्छा, और ये जो मच्छर है, कहा जाता है कि आमतौर पे इसके वक्त हैं, ये सुबह में फजर के आसपास या मगरिब के वक्त काटता है, ऐसा ही है कुछ? बिल्कुल ऐसा ही है। ये शाम के टाइम में ही हम इसलिए बताते हैं इसका कि शाम के टाइम बच्चों को बाहर ना भेजें, हाफ स्लीव्स ना भेजें, क्योंकि धूप का जो टाइम होता है उसमें ये इसका इतना पिक नहीं होता। शाम के टाइम में ये निकलता है बाहर, और ये बहुत ज्यादा ऊंचा भी नहीं उड़ सकता, तो टांगे और ये हाथ वगैरह जो नीचे हैं ये हम ढक के रखें तो ज्यादा बेहतर होता है। इसको एहतियात कर सकते हैं हम। ठीक है जनाब, बेहद शुक्रिया। डॉक्टर खैरुन्निसा माहिर सेहत हमारे साथ मौजूद थी और डेंगू के हवाले से इस वक्त गुफ्तगू कर रही थी और बता रही थी कि क्या क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके डेंगू से बचा भी जा सकता है। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे डेंगू के हवाले से, जिसकी एहतियात इंतहाई ज़रूरी है, वरना इस वक्त बढ़ते हुए डेंगू के केसेस की वजह से कोई भी शख्स जो है वो शदीद मुतासिर भी हो सकता है, और अगर किसी को डेंगू हो जाता है खुदा न खास्ता तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। इस पर हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर मुनीर सादिक साहब, माहिर सेहत हैं। डॉक्टर साहब खुशामदीद कहेंगे। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, इस वक्त बढ़ते हुए केसेस हमें नजर आ रहे हैं सर, लोग घर पे किस तरह से एहतियात कर सकते हैं, इस बारे में बताइएगा। देखिए, सबसे चीज बुनियादी अहम चीज तो ये है कि मच्छर का जो फैलाव होता है जी, वो जाहिर सी बात है खड़े हुए पानी की वजह से होता है। तो आपके इर्द गिर्द के घर में या आसपास के उसमें अगर कोई खड़ा हुआ पानी है तो जाहिर सी बात रहने दें और उसको साफ करें, गमलों के इर्द या कहीं भी घर में के बाद जो पानी खड़ा हुआ है कोशिश करें कि वहाँ पानी खड़ा ना रहे। पहली बात तो ये। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि शाम के टाइम जो है ना वो दरवाज़ों को बंद रखें, जालियाँ लगा दें, घर के अंदर स्प्रे करें। इससे ये होगा कि घर के अंदर तो मच्छर मौजूद नहीं होंगे, और सरकारी सतह पे ये होना चाहिए कि घर से बाहर जो है, घर से बाहर मोहल्लों में स्प्रे हो ताकि ये मच्छर का फैलाव ना हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि अगर किसी को डेंगू हो जाता है तो उसमें फ्लूइड इंटेक बहुत अच्छा रखना होता है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखना होता है ताकि जिस्म में ब्लड प्रेशर लो होने का मसला ना हो, क्योंकि डेंगू में दो बुनियादी मसले होते हैं। एक मसला तो प्लेटलेट के लो होने का होता है, दूसरी इंपॉर्टेंट मसला होता है कि खून के शरीयाने से पानी का रसाव होता है हल्का हल्का, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर ड्रॉप करता है। तो ये दूसरी पेचीदगी जो है, यानी ब्लड प्रेशर का लो होना, ये ज्यादा मसले वाली बात है। अक्सर लोगों को प्लेटलेट के बारे में इल्म होता है, लो होना वो तो एक मसला है, लेकिन वो इतना ज्यादा खतरनाक नहीं होता जितना ब्लड प्रेशर का लो होना होता है। और उस लो होने की वजह से क्या होता है कि जिस्म के जो अहम आज़ा हैं उनको ब्लड सप्लाई नहीं होती, जिसकी वजह से बाकी पेचीदगियाँ हो सकती हैं। तो डेंगू वाले मरीज को जहाँ अलामती इलाज करना है, जिसमें पैनाडोल का इस्तेमाल है या मतली की दवाइयाँ, उसके साथ फ्लूइड इंटेक यानी पानी जूसेस का इस्तेमाल ज्यादा रखना है और अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, आमतौर पे लोग समझते हैं कि तेज बुखार हो गया है तो घर पे ही रखकर इलाज कर लिया जाए, टोटकों से इलाज कर लिया जाए, तो डॉक्टर साहब ऐसी सूरत हाल में फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करना, अस्पताल जाना किस कदर जरूरी है? देखिए, अगर तेज बुखार हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि आजकल के सिनेरियो में तो सबसे ज्यादा कॉमन जो चीज है वो डेंगू है, और दूसरे नंबर पे जो हम देख रहे हैं वो मलेरिया के मरीज हैं। लेकिन अमूमी तौर पे अगर मैं कहूँ 100 में से तो 80% मरीज जो हैं वो डेंगू के हैं, बाकी 10 से 15% मलेरिया के, और बाकी फिर कुछ टाइफाइड या जनपानी के। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, हम आपसे दोबारा रब्ता करते हैं, आपकी आवाज़ ज़रा मुनक़ता हो रही है। दोबारा रब्ता करके हम यही सारी सूरत हाल जानना चाहेंगे कि आम तौर पे होता ये है कि किसी शख्स को बुखार हो जाता है तो वो घरेलू टोटकों की तरफ चले जाते हैं बहुत से लोग, और बहुत से लोग ये समझते हैं कि डॉक्टर को फ़ोन किया, अलामत बताई और उसके बाद जो है वो मेडिकल स्टोर गए, दवा लाए और ख़ुद खा ली, या फिर किसी मोहल्ले वाले से पूछ लिया, मोहल्ले वाले ने बता दिया, और या अपने जहन में कहीं पर मौजूद किसी बात पर वो गए और डॉक्टर से पूछे बगैर दवा ली और खा लेते हैं। तो ये जो अपने तौर पर अपने तय डॉक्टर के पूछे बगैर इलाज करते हैं, इस इलाज मुआवजे से फ़ायदे होने के बजाय नुकसान होने का भी अंदेशा रहता है, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि वो जो अलामात हैं वो किस नौयत की हैं। ऐसे में जो माहिरीन सेहत कहते हैं उनका यही कहना है कि आप डॉक्टर से रुजू करें, और खुदा न खास्ता किसी छोटी मोटी बीमारी की सूरत में तो इस तरह के मामला हो जाते हैं या कर लेते हैं लोग, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, डॉक्टर से रुजू ज़रूर करना चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या आप
समझते हैं, ये जो लोग अपने तौर पर ही जाते हैं मेडिकल स्टोर से दवा ली या मेडिकल स्टोर वाले से पूछ लिया और दवा लेके इस्तेमाल कर लेते हैं, सर किस हद तक खतरनाक है ये बात? देखें, ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये डॉक्टर का ही काम है कि उस बात का तयन करे अलामात की बुनियाद पे कि ये डेंगू है या नहीं है, या कोई वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या एंटीबायोटिक की जरूरत है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इसी तरह से मेडिकल स्टोर से दिखना या किसी को कह देने पे दवाई खाने की वजह से एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस दुनिया भर में सबसे ज़्यादा तकरीबन है। और उसकी वजह यह कि अमूमी वो वायरल इन्फेक्शन लाइक डेंगू जिनमें किसी एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती, ऐसे मरीज भी हमारे पास पेचीदगी के साथ इसलिए आते हैं कि वो खुद से अपने तय इलाज कर रहे होते हैं, या कोई उनको दवाई देता है या कोई मेडिकल स्टोर वाला दवाई देता है और उसमें एंटीबायोटिक बिला जरूरत वो खाते हुए आ रहे होते हैं, जो कि डेंगू के मरीज में किसी भी किस्म की कोई एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, आमतौर पे लोग एंटीबायोटिक का इस्तेमाल तो शुरू कर देते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए, कितने रोज तक करना चाहिए, उसका भी एक पूरा फार्मूला है। लोगों को इस बात का इल्म नहीं है, वो बस एंटीबायोटिक लेके इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। सर एंटीबायोटिक कितनी नुकसानदेह हो जाती है इस तरह? देखिए, एंटीबायोटिक का मसला ये कि एंटीबायोटिक तो पहले ये तयन करना कि एंटीबायोटिक की जरूरत है भी कि नहीं है। फिर दूसरा, एंटीबायोटिक में भी ऐसा होता है जिस तरह से बाकी जानदारों की किस्में होती हैं, इसी तरह भी जरासीम की मुख्तलिफ अकसाम है और उन अकसाम के लिहाज कौन सी वाली एंटीबायोटिक देनी है किस जरासीम के लिए, और उसकी पूरी एक अलग से फील्ड है जिसको हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, और उसकी बुनियाद पे हम ये तयन करते हैं कि ये कौन सा जरासीम हो सकता है जो इस ऑर्गन को मुतासर कर रहा है और उसके लिए कौन सी एंटीबायोटिक देनी है। ऐसे ब्लाइंडली एंटीबायोटिक नहीं दी जाती, आपको जो मेडिकल में पढ़ाया जाता है और तजर्बे की बुनियाद पे देते हैं, और फिर कुछ टेस्टों की रहनुमाई की मदद से हमें हेल्प मिलती है कि हमने एंटीबायोटिक को किस तरह से कंटिन्यू करना है, और अगर पेशेंट नहीं रिस्पॉन्स कर रहा तो उसके अगेंस्ट में कौन सी एंटीबायोटिक चेंज करनी है। बिल्कुल सही बात। और डॉक्टर साहब, अभी जो है इस वक्त सूरत हाल ये है कि कहा यह जा रहा है कि बिस्तर भरे हुए हैं अस्पतालों में और प्लेटलेट्स जो है उसकी शदीद ज़रूरत है, खून की एहतियात करने तक का बाज़ जगहों से अनाउंसमेंट्स हो रही हैं। तो डॉक्टर साहब, इस वक्त जो आम सेहतमंद इंसान है उसको आप क्या मशवरा देंगे खून के हवाले से जो अपील की जा रही है, किस कदर ज़रूरत है इस वक्त? देखें, डेंगू के मरीजों में वाकई प्लेटलेट की जरूरत पड़ती है, लेकिन ऐसे मरीजों की तादाद बहुत कम है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली प्लेटलेट भी अननेसेसरी अरेंजमेंट किए जा रहे हैं, जो अब दुनिया भर में है कि प्लेटलेट, क्योंकि अपनी प्लेटलेट की लाइफ बहुत कम होती है, तो प्लेटलेट सिर्फ उस पेशेंट के लिए अरेंज किए जाते हैं जिसमें या तो कोई ब्लीडिंग की मैनिफेस्टेशन हो, यानी मुंह से, पेशाब से, पखाने के रास्ते से उसको और खून का बहाव हो रहा है, तो ऐसी जरूरत में फौरन प्लेटलेट अरेंज किए जाते हैं और लगाए जाते हैं, क्योंकि प्लेटलेट जिस्म में जाने के बाद वो चंद घंटों तक रहते हैं, उसके बाद फिर उनके असरात जो है ना वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि वो कई दिनों तक रहेंगे। तो एक तो ये वजह ये होती है, और दूसरी अगर प्लेटलेट बहुत लो हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में से प्लेटलेट की अरेंजमेंट करने की जरूरत पड़ती है। बहरहाल ऐसी सूरत हाल के अंदर जो कि वबा पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है, खासतौर पर कराची के अंदर, और हम देख रहे हैं कि अस्पतालों में वाकई जगह नहीं है और लोग इमरजेंसी में ट्रीटमेंट करवा के घर जा रहे हैं। ऐसी सूरत में लोगों को चाहिए, और वैसे भी पाकिस्तानियों को चाहिए कि वो ब्लड को डोनेट करें। ब्लड को डोनेट करने से जिस्म में कोई कमी नहीं होती, आपके जिस्म में दोबारा से खुलिये बन जाते हैं जो कि और ज्यादा सेहतमंद होते हैं। तो चाहे वो प्लेटलेट हो या आरबीसी हो, आपको जरूरत के अलावा भी आपको डोनेट, खासतौर पे आरबीसी तो डोनेट करने चाहिए, और इस वबा की सूरत हाल में डोनेट करें ताकि जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानी हल हो सके, उनकी परेशानी हल हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुनीर सादिक साहब, हमारे सेहत आपने हमें कारआमद बातें बताई। हमारे जो नाजरीन हैं वो भी यकीनन इस तमाम सूरत हाल में अपने आप को महफूज रखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जहाँ डेंगू से मुतासर होकर लोगों की जानें भी जा रही हैं, लोग मुतासर हो रहे हैं, वहीं पर शहर कराची में एक और चीज़ है जिससे लोगों की जानें जा रही हैं, और वो है स्ट्रीट क्राइम। और स्ट्रीट क्राइम इस वक्त बेकाबू हो चुका है। सूरत हाल ये है कि रोजाना तकरीबन कोई ना कोई नौजवान अपनी जिंदगी से हाथ धो रहा है। आज भी इकलौता बेटा आज स्ट्रीट क्राइम की नजर हुआ है और डाकुओं ने उससे मोबाइल छीनते छीनते गोली मार के उसको हलाक कर दिया है। इस वक्त जहां पे केसेस बढ़ते जा रहे हैं स्ट्रीट क्राइम के, और 7 रोज में 10 अफराद इस तमाम सूरत हाल में जाबाक हुए थे, आज एक और नौजवान की जान ले ली गई है। ऐसे में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो जख्मी हो रहे हैं, और बहुत से स्ट्रीट क्राइम ऐसे हैं जिसकी रिपोर्ट नहीं कराई जाती है, और शहरी ये कतराते हैं कि अब थाने जाएंगे, वहां जाकर रिपोर्ट कराएंगे। उससे बेहतर वो ये समझते हैं कि मोबाइल गुम हो जाने की एक बात कहते हुए वो अपनी सिम ब्लॉक करा देते हैं या नई सिम निकलवा लेते हैं, लेकिन वो जाके थाने में रिपोर्ट नहीं कराते हैं कि उनके साथ माजरा क्या हुआ है। इस वजह से जो स्ट्रीट क्राइम है जिसकी शरह इस वक्त बढ़ती जा रही है वो वाज़े तौर पे सामने नहीं आ पाती, लेकिन इस वक्त रोज़ाना की बुनियाद पर लोगों के इंतकाल
इंतकाल, शहादत या मारे जाने की वजह से ये सारी सूरत हाल जो है वो सामने आई है। इसमें जो हुकूमत है उसकी जानिब से शाहीन फोर्स एक तश्कील दी गई है। शाहीन फोर्स के बारे में कहा जा रहा है कि 300 मोटरसाइकिलें दी गई हैं और इन 300 मोटरसाइकिलों के ऊपर हर एक मोटरसाइकिल पे 2 जवान होंगे और ये पेयर बना के 2-2 मोटरसाइकिलों का, यानी कि 2 मोटरसाइकिलें और 4 जवान जो हैं वो इस पेयर के साथ शहर के अंदर मुख्तलिफ अजला के अंदर घूमेंगे और जिस जिस जगह पे उनको महसूस किया जाएगा कि क्राइम बढ़ रहा है वहां पे मूव कराया जाएगा, या अगर कोई शख्स मुतासिर हो रहा होगा या कहीं पे डाकू नजर आए तो वो फौरी तौर पे कार्रवाई कर सकते हैं और उस कार्रवाई के नतीजे में वो उन्हें गिरफ्तार करें, पकड़ें या फिर मुकाबला हो। जो भी सारी सूरत हाल है उस पर यह कोशिश की जा रही है हुकूमत की जानिब से। लेकिन इस तरह माजी में भी मुख्तलिफ फोर्सेज तश्कील दी जाती रही हैं, स्ट्रीट क्राइम के हवाले से हो या शहर कराची में अमन अमान के हवाले से हो, लेकिन वो अमन अमान की सूरत हाल हमें वाज़े तौर पे नजर नहीं आई, या स्ट्रीट क्राइम के हवाले से जो अब लोगों की जाने जा रही हैं। ऐसे में जमात इस्लामी के अमीर कराची के हाफिज नईमुर रहमान साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ना सिर्फ पुलिस बल्कि उन्होंने रेंजर्स के हवाले से भी कहा कि रेंजर्स को भी इस तमाम सूरत हाल में जो स्ट्रीट क्राइम है उस पर एक्टिव किरदार अदा करते हुए फौरी तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाइयां करनी होंगी ताकि स्ट्रीट क्राइम को कम किया जा सके और नौजवान जो मारे जा रहे हैं उनकी हलाकतें ना हो। क्योंकि इस वक्त शहर कराची इस वक्त लावारिस शहर का एक मंजर पेश कर रहा है जहां पर स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई वारदातों की वजह से शहरी खौफजदा होना शुरू हो चुके हैं। खास तौर पे जो कारोबारी हजरात हैं वो ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस तमाम सूरत हाल में जो एक कारोबारी शख्स है उसका कारोबार बुरी तरह से मुतासर होना शुरू हो चुका है। एक आम शख्स, एक आम शहरी जब रोड पर निकलता है तो उसको इस बात का खौफ होता है कि किसी भी लम्हे उसको लूटने के लिए लुटेरे आ जाएंगे, लेकिन अब वो खौफ मजीद बढ़ चुका है क्योंकि लुटेरे ना सिर्फ आकर लूट मार कर रहे हैं बल्कि जान से ही मार रहे हैं और बिला दरेग किसी भी जुम्बिश पर नौजवानों को वो हलाक कर रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे और जो स्ट्रीट क्राइम है उस पर काबू पाने के क्या तरीक़ेकार होंगे इस पर हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबर की खबर में अब हम बात कर रहे हैं डेंगू के केसेस जहां बढ़े थे वहां पर एक सबसे बड़ा मामला सामने आया है। स्कूल खुलने के बाद डेंगू के केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। डेंगू के केसेस आमतौर पे जब स्कूल खुले हैं और बच्चे जो हैं वो मुतासिर हो रहे हैं तो वालिदैन में तशवीश की लहर पाई जा रही है और ख़ास तौर पे कोरोना के हवाले से भी मामला सामने आए हैं जहां पर कोरोना वैक्सीन के हवाले से कहा गया है कि 24 सितंबर से जो कम उम्र बच्चे हैं उनको भी कोरोना वैक्सीनेशन की जाएगी। इस वक्त इस तमाम मौजू के ऊपर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मेराज सिद्दीकी साहब, माहिर तालीम हैं। मेराज साहब खुश आमदीद कहेंगे आपको। वालेकुम अस्सलाम, कैसे वकार भाई? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जनाब। मैं आपके इस प्रोग्राम में सबसे पहले तो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा असासा हुनैद लाखानी साहब जो आज डेंगू की वजह से जिनकी वफात हुई है उनके लिए बहुत ज्यादा दुख का इजहार है। तमाम जो एजुकेशन की जो लोग हैं, मैं अर्ज करूं कि सितंबर में पहले हफ्ते में जो अभी डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो तकरीबन 350 से ज्यादा हैं। हुकूमत सिंध को तो क्या नॉट एन अलार्मिंग सिचुएशन कि 10,000 से ज्यादा केसेस जो हैं वो जनवरी में थे और लास्ट मंथ तकरीबन 3200 केसेस मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद भी इस वक्त आगाही मुहिम की सख्त जरूरत थी। हुकूमत अगर आने वाले मेहमान की फिक्र नहीं है तो मुझे ये बताएं तो फिर ये इस हुकूमत को किसी की भी फिक्र नहीं होगी। ये वक्त ऐसा था जो इमरजेंसी का था, लोगों की आगाही का था। हमारे मुल्क के अंदर इस बात की ज्यादा जरूरत है, जैसे डेंगू में गले की खराबी या हाई फीवर में जो लोग सेल्फ मेडिकेशंस ले लेते हैं वो यकीन उसकी वजह से आपके वाइट सेल में बहुत स्पीड से कमी वाक़ई होती है। लेकिन क्योंकि हुकूमती जानिब से कोई ऐसी अवेयरनेस नहीं दी गई और जो स्कूल्स की बात करते हैं तो 42,000 स्कूल्स पूरे सिंध में हैं, तो कम से कम कराची के स्कूल्स जो हैं वो 13,000 हैं जहां पर अब तक किसी भी किस्म की स्प्रे मुहिम या जो सॉलिड वेस्ट की तरफ से, केएमसी की तरफ से या सिंध हुकूमत की जानिब से इस मुहिम का आगाज नहीं किया गया है। अभी भी अगर आप इन्फेक्शन डिजीज के हॉस्पिटल जाएं तो सिर्फ जो बच्चे हैं वो 350 से ज्यादा बच्चों को रिपोर्ट जो है वो डेंगू की है। ये पहले वीक की रिपोर्ट है इन 5 दिनों की। इसका मतलब ये है कि मंथ ऑफ सितंबर में
तो ये केसेस ज्यादा बढ़ेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी हुकूमत सिंध की तरफ से कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है कि हम किसी तरीके से स्कूल, मदारिस, मसाजिद के इतराफ में स्प्रे करवाएं और आवाम को आगाही दें कि ये इस वक्त का सबसे बड़ी वबा है। और मैं वकार भाई मैं एक अर्ज करूं कि अब तो वबा जो हमारा 60% पाकिस्तान इस वक्त जो है वो बारिश और सैलाब की वजह से गांव के गांव सफ़े हस्ती से मिट चुके हैं। यकीनन वहां पर मुख्तलिफ किस्म की इंफेक्शन से लोग दो चार हैं वहां पर, लेकिन अभी हुकूमत तो बुनियादी फंडामेंटल स्प्रे से महरूम है। आखिरी दर्जे में अगर ये हेल्थ की फैसिलिटीज की जो इमरजेंसी लगने वाली है, अभी भी आप अगर गुलशन इन्फेक्शन डिजीज के हॉस्पिटल जाएं, प्राइवेट हॉस्पिटल जाएं, वहाँ हाई फीवर और गले की तकलीफ से जो डेंगीज के जो सिम्टम्स हैं उसमें तमाम के तमाम बेड्स फुल हैं। लेकिन अगर ये सितंबर में जिस तरह पहले वीक में इतनी स्पीड के साथ ये जो रेशियो हो रहा है, अभी प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट ने कई मरतबा इस बात को अलार्म कहा गया है कि आप डायरेक्टर जनरल की तरफ से कोई आगाही मुहिम चलाएं, इलाकाई तौर पे मुहिम चला दें, स्प्रे मुहिम चलाएं, लेकिन अब तक किसी भी इलाके में किसी भी किस्म की स्प्रे के हवाले से नहीं हुई है। रेशो जो अटेंडेंस स्कूलों का है, तकरीबन 20% बच्चे जो हैं वो फीवर में, हाई फीवर में मुब्तला हैं, यकीनन सेल्फ मेडिकेशन पर हैं, डॉक्टरों की कमी है, हॉस्पिटल में एडमिट करने से मतलब मुश्किलात हैं। तो हुकूमत क्या सोचना चाहती है? हुकूमत के नजदीक क्या आने वाली नस्ल की कोई भी अहमियत नहीं है? बिल्कुल सही। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपने जैसा कहा कि स्कूल में जो स्प्रे है वो होना चाहिए, चलें गवर्नमेंट स्कूल के अंदर तो कम से कम करवा दे हुकूमत, वैसे तो हर स्कूल में ही होना चाहिए, लेकिन ऐसे में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं क्या वो अपने तौर पर स्प्रे करवा रहे हैं? देखिए, प्राइवेट स्कूल्स के पास जो रिसोर्सेज है वो तो बिल्कुल करवा रहे हैं, लेकिन जहां से बच्चा आता है, क्योंकि तकरीबन डेंगू के जो केसेस हैं वो मॉर्निंग और मगरिब के वक्त में है, तो यकीनन ये जिन इलाकों में प्लांटेशंस या रोड या पानी इस बारिशों की वजह से, कराची शहर के अभी अंदर क्योंकि कचरा था, कचरे के ऊपर बारिश हुई है, तो वो यकीनन कई वबा का सबब बन रही है। तो ये जरूरी नहीं है कि स्कूल के अंदर कोई डेंगीज के लिए है, ये बच्चे स्कूल से कनेक्ट हैं, इनरोल्ड हैं, इसीलिए अदादो शुमार देना आसान है। लेकिन ये डेंगू तो पूरे एक शहर का मसला है, पूरे मुल्क का मसला है। तो स्प्रे जर्नल जो है वो प्राइवेट स्कूल जो है या गली के कॉर्नर पर तो नहीं करवा सकते, ये एक लोकल हुकूमत का काम है और सिंध हुकूमत का काम है कि ये फिल फौरी करवाएं। और अगर जिस तरीके से, ये तो हाल कराची शहर का है जो मैं आदादो शुमार बता रहा हूँ, लेकिन जो सिंध के अंदर जो हाल होगा, बलूचिस्तान के अंदर हाल है, सिंध जो है वो तो पानी से डूबा हुआ है। यकीनन ये फ्रेश पानी के ऊपर, ये बारिश वाले पानी के ऊपर ये बेशुमार जो फंगस और जो ये मच्छर और डेंगीज के जो चीजें हैं वो तो वहाँ बहुत ज्यादा, बिल्कुल वो ज्यादा है। अच्छा, ऐसे में आगाही पहुंचाना बच्चों को खास तौर पे, क्योंकि बच्चे जो है वो घर पे जाकर अपने बड़ों से भी जिक्र करेंगे कि किस तरह से डेंगू से बचाव मुमकिन हो सकता है, उन्हें क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, क्या स्कूल में इस तरह कोई छोटा सा लेक्चर बच्चों को दिया जाएगा, आगाही पहुंचाई जाएगी? देखिए, हमारे तकरीबन 13,000 प्राइवेट स्कूल्स हैं, तो यकीनन प्राइवेट स्कूलों को तो अपना शेड्यूल है कि हर डेज को और आने से पहले आगाही देना है। और दिस इज एजुकेशन, हम एजुकेट करते हैं आने वाली चीजों से बचने के लिए, उनको मुल्क से बजाय। हमारे लिए सबसे मेन सेफ्टी बच्चे की हेल्थ है, उसके बाद सेकेंडरी पे एजुकेशन है। लेकिन एक पाबंदी लगती है कि स्प्रे मुहिम चलनी चाहिए, मॉस्किल लगना चाहिए, या कचरे के खात्मा होना चाहिए, या सफाई मुहिम का आगाज हुकूमती सतह पे तमाम प्राइवेट स्कूल जो हैं वो भी डायरेक्टर जनरल से हम रजिस्टर्ड होते हैं। तो जो सरकारी नोटिफिकेशन आता है उस पे पाबंदी प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में उसको एज ए फर्ज के तरीके से अदा किया जाता है। तो लिहाजा जो हमारे नजदीक तो वो तुलबा व तालबात भी हमारे पाकिस्तानी हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे ज़ेर तालीम हैं, तो कहीं ना कहीं तो हम उन्हें स्किप कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की सतह पर। मैं आपको
कराची के स्कूलों की, गवर्नमेंट स्कूलों की कंडीशन ये है कि गेट पर पानी मौजूद है, भरा हुआ है, जिसे अब तक हुकूमत ने नहीं हटाया है। तो यकीनन ये एक ज्यादती है आने वाली नस्ल के लिए। अच्छा, ये भी बताएगा कि जो कराची शहर के बहुत से स्कूल, खासतौर पे स्कीम 33 और 45 के आसपास के जो स्कूल हैं, उन्हें खैमा बस्तियों की तरह तब्दील कर दिया गया है, इन्हें मुतासरीन को लाकर ठहराया गया है। तो क्या ऐसे सूरत हाल में वो भी मुतासर हो रहे होंगे डेंगू से और तालीम का हर्ज भी हो रहा होगा? तो इसको किस तरह से मैनेज किया जा सकता है? देखें, जाहिर सी बात है, ये एक मुश्किल वक्त है। सिंध में जो लोग मुसीबत ज़दा हैं वो कराची में भी आए हुए हैं, और उनकी जगह, मैं एक बदकिस्मती बताऊं, एक हमारे मुल्क की है कि कोई शख्स पैदा हो तो स्कूल्स कॉलेजेस बंद होते हैं, कोई शख्स अगर मर जाए तो स्कूल और कॉलेजेस बंद होते हैं। अगर कहीं पर मुसीबत आना है तो हमारे नजदीक तालीम की अहमियत कुछ नहीं है। हम बेशुमार कॉलेजेस और स्कूल के अंदर इनको यहाँ पर लाकर ठहरा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि तुलबा व तालबात पिछले 3 साल तक कोरोना की वजह से तालीम से महरूम रहे, उसके बाद इसकी वजह से महरूम रहेंगे। तो हमारे तरजीहात की बात है, क्या इस मेमार के लिए हमारे पास स्कूल और कॉलेज के अलावा कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है? क्या हमारे पास कोई दीगर और बिल्डिंग्स नहीं है? हमारे नजदीक क्या सिर्फ तालीमी इदारों को बंद करके अपनी गलतियों को और कमजोरियों को छुपाना है? तो ये एक सरासर ज्यादती है। उसके बावजूद प्राइवेट सेक्टर्स के तुलबा व तालबात इन बच्चों को जो विजिट करने जा रहे हैं और इलाकाई और सोशल लोग जो जा रहे हैं, जब वो वापस आ रहे हैं तो यकीनन बेशुमार वबा से वो लोग मौजूद है, क्योंकि एक तो उनका नहाना मुश्किल है, एक गंदगी की वजह से वो कीचड़ से होते हुए आ रहे हैं, तो बेशुमार उनके अंदर कंटीजेंसी डिजीज टाइप की चीजें हैं, तो जो यकीनन कन्वर्ट होने वाली चीजें हैं। हुकूमत ने किसी भी किस्म की अब तक जो मेडिसिन के हवाले से है कि उन्हें कोई ऐसे मेडिसिन दें, उनका मुआयना हो। आप मुझे बताएं कि जब कोरोना के वक्त में हमने इंटर सिटीज को क्लोज किया था, उनको हम वेरीफाइड करके इंटर कर रहे थे, तो क्या इस वक्त में हमें इसकी जरूरत नहीं है? हम बिल्कुल हेल्प करना चाहते हैं। आज पाकिस्तान ने देखा है कि कराची ने बलूचिस्तान को भी सपोर्ट किया, कराची ने जुनूबी पंजाब को भी सपोर्ट किया, कराची ने पूरे सिंध को भी सपोर्ट किया है। तो क्या कराची के तुलबा व तालबात और कराची के लोगों के लिए जो सबकी मदद कर रहे हैं, तो इनके लिए हेल्थ की सेफ्टी, तालीम की सेफ्टी जरूरी है या नहीं है? ये हुकूमत की तरजीहात होनी चाहिए। अच्छा, ये जो रिलीफ कैंप्स बनाए गए हैं, यकीनन यहाँ पर ऐसे बच्चे आए हैं जिन्हें या तो तालीम कभी मिली नहीं होगी, या अगर मिल भी रही होगी तो वो सिलसिला मुनक़ता हुआ होगा। ऐसे में क्या एक बहसियत माशरा हमें अगर उन खैमा बस्तियों में जाकर, जब तक वो लोग रुके हुए हैं, उनकी तालीमी सिलसिले के अंदर कोई मदद कर सकते हैं? यकीनन कल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट के इस हवाले से मीटिंग हुई है। हम यहाँ पर, क्योंकि वो अभी मेंटली तौर पे जब इंसान अपना घर छोड़ देता है और किसी जगह पर नई शिफ्टिंग होती है और वो जगह भी घर नुमा नहीं है, वो या कॉलेज है या गवर्नमेंट स्कूल है जो घर जैसी सहूलत नहीं देता, वहां पर जहनी तौर पे एडजस्ट होने में किसी को हफ्ता, 15 दिन, महीना लगता है। तो जैसे ही ये पीस हो जाएंगे, हमारी तो ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान दोबारा रीबिल्ड हो जाए, इनका इलाका और गांव रीबिल्ड हो जाए, तो ये जो नुकसानात है वो दूर हो सकते हैं। लेकिन इस हालत में जहां उनके पास कपड़े ना हो, चीजों की कमी हो, अपनी चीजें, लेकिन अगर हम इस टाइम पर इसके लिए यकीनन प्राइवेट सेक्टर ने एक मुहिम बनाई है। अगर ये वक्त रीबिल्ड होने में टाइम लगेगा तो हम इन खेमा बस्तियों में जा करके इन तुलबा और तालबात को फंडामेंटल एजुकेशन से बिल्कुल आरास्ता करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, बस लास्ट में ये फरमाइएगा, 24 सितंबर से कोरोना वैक्सीनेशन का अमल शुरू होने वाला है तमाम स्कूलों के अंदर, इसकी बारे में जरा आगाही दे दें, क्योंकि वालिदैन अक्सर परेशान हो जाते हैं। देखिए, मैंने पहले भी इनके यूनिसेफ से भी बात की थी और कमिश्नर कराची से भी मेरी बात हुई थी इस हवाले से। मैंने कहा, देखें, जब हम
हम किसके जरिए कोरोना वैक्सीन या फिर हम पोलियो वैक्सीन लगाते हैं, हम स्कूल स्टाफ के जरिए करवाते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि स्कूल स्टाफ को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता है। एक अनट्रेन्ड लोग आते हैं, तो लिहाजा स्कूल स्टाफ इतना सेटिस्फाई नहीं होता है। लेकिन प्राइवेट स्कूल ने कई मुहिम चलाई थी। यकीनन देखें, पूरी दुनिया के अंदर वैक्सीन लगाने का मकसद और मेडिसिन क्या है, वैक्सीन जो लगाई जाती है वो बीमारी से पहले लगाई जाती है ताकि उस बीमारी से हम दूर रहें, और मेडिसिन खाया जाता है जब हम उस बीमारी में मुब्तला होते हैं। तो मेरी आपके चैनल के तवज्जुह से तमाम वालिदैन से गुजारिश है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट का मैं एज ए चेयरमैन मेराज सिद्दीकी इस बात के अपने तमाम प्रिंसिपल दोस्तों से भी गुजारिश करता हूं कि देखें, वैक्सीन एक सिविलाइज कौम के लिए, आने वाली नस्ल के लिए, ताकि हम अपने आने वाले मेहमान को बीमारी से दूर रखें, कोरोना से दूर रखें, तो हमें वैक्सीनेटेड होना पड़ेगा ताकि हम दुनिया के अंदर एक हेल्थी कौम की तरफ हो। तो यकीनन वैक्सीन का मतलब ये नहीं होता है कि हम बीमार हैं, बल्कि आने देखें, वक्त का इमाम हो, मुफ्ती हो या कोई सियासतदान हो, जब बच्चा पैदा होता है तो वैक्सीन लगाता है। लेकिन बदकिस्मती से या तो हॉरर कर दिए गया है कोरोना वैक्सीन को, तो इसको बहुत अच्छे मुहिम की जरूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हम इस पे काम भी करेंगे और हुकूमत भी इसमें जरा पीसफुल वर्क हमारे साथ करेगी। ठीक है जनाब, बेहद शुक्रिया। मेराज सिद्दीकी साहब माहिर तालीम हमारे साथ मौजूद थे और आपने गुफ्तगू सुनी। 24 सितंबर से शुरू होने वाली है ये कोरोना वैक्सीनेशन, जो कि स्कूलों के अंदर शुरू होगी। तो इस हवाले से डरने घबराने की जरूरत नहीं है और डेंगू के हवाले से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। वक़ारुल हसन को भी इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।